नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए हम आज एक और रिवीजन क्लास लेके आए हैं। ये रिवीजन क्लास जो है ये प्रश्न उत्तर से संबंधित है। इसमें डायरेक्ट हम प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, ऑप्शन देते जाएंगे और उसके उत्तर को बताते जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसमें ना तो ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे ना तो ज़्यादा, सिर्फ आने वाले वही प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जामों में आ चुके हैं पहले और रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी अच्छे भी हैं। हो सकता है सवाल फंस जाए, क्योंकि मैं वही तथ्य लेके आया हूं जहां जहां से सवाल आए हैं। तो आज हम इतिहास की क्लास को लेके आए हैं, इतिहास की प्रश्नोत्तरी को लेके आए हैं। यहां से कितने सारे प्रश्न आएंगे आप लोग जानते ही होंगे। 5 से 7 प्रश्न इतिहास से आने वाले तय हैं। 5 से 7 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं वो आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। तो पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? एसएससी 2004 का ये सवाल है। ऑप्शन है आपका 1935, 1942, 1901 या 1921। किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज और किसने की थी इसकी खोज? ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। पहली चीज तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? किस युग की है? तो इसका सही उत्तर है कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को समझ ही नहीं सका था। प्रश्न इस तरीके से आया है, यूपी पीसीएस का प्रश्न है, 2006 में आया था। तो अलेक्जेंडर, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर या जॉर्ज ए डेल्स, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? गेस करके आप लोग बताइए। अलेक्जेंडर इसका सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो 3 सभ्यता हैं जिनकी ये समकालीन थी, एक है नहीं थी। तो मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और ग्रीक की सभ्यता। तो इनमें से किसकी ये समकालीन सभ्यता नहीं थी? LIC एडवाइजर 2012 का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो ग्रीक सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह भी बात सही है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे और लोगों को कृषक के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये वाला ऑप्शन पृथक है, क्योंकि कृषि के बारे में जानकारी हो चुकी थी उस समय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? LAC प्री का सवाल है, 2019 में आया था। ऑप्शन है चंदहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा और देसलपुर। तो इसका सही उत्तर है सोहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न इसी तरीके से आएंगे। सोरतगुई सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, किस देश में है? SSC CPU 2017 का सवाल है। भारत सॉरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत? तो सही उत्तर इसका है जो सोरतगुई है ये अफगानिस्तान का स्थान है, ये अफगानिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, किस देश में है पूछा गया है तो अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? यूपी पीसीएस 2004 का सवाल है। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। यहाँ से कुआं जिसमें पानी भरा जाता है उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? SSC FC 2018 का सवाल है ये। विशाल स्नानागार, अन्नागार,
स्तंभ, हॉल और 2 मंजिला भवन। कौन सा इसमें सही है? 2 सेकंड का आप लोगों का टाइम रहता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो ये इसका जो ऑप्शन बी वाला है सही है, अन्नागार। सबसे बड़ा भवन जो था मोहनजोदड़ो का, वो वहाँ का अन्नागार था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? एसएससी 2017 का सवाल है। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एसएससी 2017 में आया हुआ सवाल है। इसका सही उत्तर है जो वो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी वाला, जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? सीडीएस 2018 का पेपर। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये आपके ऑप्शन है। जो सही उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, तो जो कोट दीजिए है वो मोहनजोदड़ो के समीप थी। ठीक, प्रश्न अगला आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? एसएससी सीपीयू 2017 का ये सवाल। ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। तो जो कालीबंगा है ये मिट्टी के पात्र के अवशेष यहाँ से मिले हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये उसी के लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो गुजरात में है धौलावीरा, याद रखना इसको। ठीक है, यूपी पीसीएस 2010 का सवाल है। पहले इस तरीके से पीसीएस अब नहीं बनते ऐसे सवाल। क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला? यूपी SSSC 2006 का सवाल। कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से या आमेर से? तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा से ये प्रमाण शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यूपी SSSC CO 2020 का सवाल। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा? ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? RASRTS 2010 का ये सवाल है। ऑप्शन है आपका आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनवाली। तो इसका सही उत्तर है बनवाली है, जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, वो किस स्थान से? कुड़ाल, राखीगढ़ी, दामाबाद या फिर बनवाली? तो सही उत्तर है इसका दायमाबाद। कहाँ पे पड़ेगा ये? इसका जवाब जरूर देना, दायमाबाद कहाँ पड़ेगा? ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है? आइए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थितियां संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है, तो राखीगढ़ी जो है ये हिसार हरियाणा में है, पड़ता है, याद रखना। यहाँ राखीगढ़ी सुमेलित नहीं है, ये हिसार के हरियाणा राज्य के हिसार में पड़ेगा। प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? LASP 2009 का सवाल। रावी नदी, भोगवा नदी, चिनाब नदी या फिर नर्मदा नदी?
लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो सही उत्तर है भोगवा नदी के किनारे पर लोथल अवस्थित था। ठीक है, प्रश्न नदियों से बहुत ज़्यादा आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, नदियों से प्रश्न आने ही आने हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता था? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या फिर बनवाली? एसएससी 2017 का ये सवाल है। इसका सही उत्तर है लोथल। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह, वहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही उत्तर लोथल होगा। सुरकोटडा की खोज किसने की थी? सुरकोटडा, यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, जेपी जोशी, आर.एस. बिष्ट, ये आपके ऑप्शन है, जो कि सही उत्तर इसका है जेपी जोशी। सुरकोटडा की जो खोज की थी जेपी जोशी साहब ने की थी, इस बात का ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले? कलश और समाधान मतलब समाधान के साथ कलश को भी दफनाया गया था। तो रोजदी, सुरकोटडा, सोरतगुई, आलमगीरपुर। तो सुरकोटडा से क्या है, कलश और समाधान के साक्ष्य जो मिले एक साथ, वो कब्रिस्तान में, वो कहाँ से? तो सुरकोटडा से। अब सुमेलित करने का प्रश्न है, एमपीपीसीएस 2017 का ये सवाल है। स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहूदड़ो, लोथल। और दूसरा खोज करता है राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव, दयाराम सहनी, गोपाल मजूमदार। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? याद रहना चाहिए। चंदहूदड़ो की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज रंगनाथ राव ने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार जी ने की थी, चंदहूदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, और लोथल की जो खोज हुई थी वो दयाराम सहनी जी ने की थी। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना। तो इसका ऑप्शन जो होगा, जो उत्तर होगा, वो ए का 3, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो 3, 1, 4, 2 ये आपके ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? यूपीपीसीएस 2018 का सवाल है और इसमें फंसाया गया है आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात को। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश का है और हुलास भी उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखना। तो इसमें दोनों उत्तर सही हैं। उत्तर दिया है 4, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होना चाहिए था, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, या केवल 1, 2, या फिर 2, 3, या फिर 3, 4। इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपद काल पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से जो प्रश्न लगभग आते हैं, आए हुए हैं, उनकी बात करेंगे। महाजनपद काल की शुरुआत करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी थी? 6वीं शताब्दी, अंग, मगध, वैशाली या बज्जी? तो इसका सही उत्तर है वैशाली उस समय गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पे विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था 6ठी शताब्दी में जो थी वो वैशाली में ही थी। बज्जी भी संघ था। ठीक है, उग्रसेन किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को, घनानंद को, या शिशुनाग को, या बिंबिसार को? तो उग्रसेन जो नाम था वो महापद्म नंद का ही नाम था। उग्रसेन ने ही महापद्म नंद की नाम लेकर के गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? नेरियाकस, एनासिक्रीटिस, एरिस्टोबुलस या फिर हेरोडोट्स? तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स इतिहास से नहीं, भूगोल से जुड़ा हुआ इंसान था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। इसका सही उत्तर है हेरोडोट्स। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे अब।
अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या? श्रेष्ठीन कहा जाता था। किसको? महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक होते थे वो श्रेष्ठीन होते थे। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अंगत्तुर निकाय में। इसका सही उत्तर जो आएगा वो अंगत्तुर निकाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी, ऑप्शन में से कौशाम्बी इसका सही उत्तर है, जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। बाकी गिरब्रज भी रही, राजगृह भी रही और पाटलिपुत्र भी रही है इसकी राजधानी। ठीक है, याद रखना, गिरब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र तीनों रही। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश का जो शासक था वो बिंबिसार या उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो कुड़िक नाम था जो अजातशत्रु का नाम था। इसे पितृहंता के रूप में भी जाना जाता है, ये पितृहंता भी था। ठीक है, तो अजातशत्रु का नाम एक कुड़िक भी था, इस बात को भी नोट कर लेना। अब नोट करने का टाइम नहीं है, आज आखिरी रिवीजन क्लास है आप लोगों की। इसके बाद फिर आप लोग तैयारी कीजिए, स्वयं रिवीजन कीजिए, अब तैयारी वैयारी भी नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर उदयन है। ठीक है, इतना तो नोट होना चाहिए दिमाग में कि किसने की थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी है जहां पे ये पड़ाव पड़ा था। इसे हम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। वितस्ता का युद्ध जो हुआ था सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच हुआ था, या फिर झेलम का युद्ध। ठीक है, तो दोनों याद रखना। झेलम, वितस्ता, कुछ भी आ सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? तो सही उत्तर है इसका, गांव का जो मुखिया होता था पाली ग्रंथों में इसको भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्ज या फिर धान्यकटक? तो इसका सही उत्तर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो अवंतिका था। ठीक है, तो अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? तो इसका सही उत्तर है नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद था। प्रश्न अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऋषि कनक, आर्यभट्ट, कालिदास या फिर चाणक्य? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित है। कहीं कहीं कौटिल्य भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नाम दे सकते हैं, कौटिल्य, चाणक्य। प्रश्न अगला आ चुका है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत, इनका जो राजदूत था वो मेगस्थनीज था, को किसके दरबार में भेजा था? समुद्रगुप्त, सिकंदर, बिंबिसार या फिर चंद्रगुप्त के दरबार में? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र की, राजतरंगिणी की, इंडिका की या फिर मेघदूतम की? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है, इंडिका जो है मेगस्थनीज की रचना है, मेघदूतम जो है
ये कालिदास की रचना है, और राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की रचना है, याद रखना इसको, ठीक है। चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? बारामिहिर, सोमदेव, भद्रबाहु या हरिभद्र? चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ में दीक्षा दी थी, और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी समय में दक्षिण भारत चले आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे सैंड्रोकोटस नाम दिया है? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजात शत्रु को? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कौटिल्य? तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इस बात को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवानाम प्रियदर्शी, महामाया, सम्राट या राजा? तो अभिलेखों में जो नाम दिया गया है अशोक का, देवानाम प्रियदर्शी नाम दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, अशोक चक्र कहां से लिया गया? वाराणसी, बोधगया, कुशीनगर या सारनाथ? तो सारनाथ से ही अशोक चक्र को उठाया गया है, ठीक है, जो आज नोटों में छप रहा है। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? उपगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त? तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला इनका गुरु जो था उसका नाम उपगुप्त था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? सतना मध्य प्रदेश, सिकंदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अजमेर राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है सतना मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप स्थित है। अगले प्रश्न पर आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक कौन थे? लिखा किसने? कालिदास ने। नायक कौन था? अग्निमित्र, वसुमित्र, अजातशत्रु या पुष्यमित्र संगु? तो इसका सही उत्तर है अग्निमित्र, ठीक है। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे, ये तो था मौर्य काल। मौर्य काल से ही संबंधित है मौर्योत्तर काल और मौर्य काल के आगे तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, आई सिंह या फायान? ह्वेनसांग, आई सिंह, फायान ये तीनों चाइनीज थे, ठीक है। मेगस्थनीज सबसे पहले आया था, इस सेल्यूकस निकेटर के साथ ही आ चुका था, तो सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर ही था, ठीक है, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान, कनिष्क? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम बनाने वाला जो व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? मतलब स्त्रियों की दशा अच्छी थी? तो चोल काल, मौर्य काल, गुप्त काल या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो ठीक ठाक बढ़िया थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कचगुप्त, समुद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद विक्रमांक की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, काफी उपाधियां धारित की थी। अगला प्रश्न है, महारौली स्तंभ लेख लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? सप्तम, तृतीय, द्वितीय? तो सही उत्तर इसका है चतुर्थ सदी में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन हैं। किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अशोक के, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कनिष्क? तो सही उत्तर है इसका हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार भी हरिसेन जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को या श्रीगुप्त को? तो बीड़ा बजाती हुई एक
स्थिति दिखाई गई है समुद्रगुप्त की, उसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे ये कवि भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? मंदसौर, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, कौहम स्तंभ लेख। तो सही उत्तर है कौहम स्तंभ लेख। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाहियान ह्वेनसांग ने किस राज्य को देखा? मतलब फाहियान और ह्वेनसांग उस समय कौन से ऐसे राज्य थे जब भारत आया था? सीधी बात। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के काल को, चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष के काल को, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कृष्णदेव राय के। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला वाला ऑप्शन है, चंद्रगुप्त और हर्ष के काल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से। तो इसका भी सही उत्तर है गुप्त काल से ही संबंधित है अजंता की कलाकृतियां। ठीक है, गुप्त काल में ही ये उकेरी गई थी। प्रश्न अगले पर चलते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कुछ विद्वान काट दीजिए, यहां से कुछ है नहीं, सिर्फ फंसाने के लिए। तो ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में थे। ठीक है, वो दरबारी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कुमार गुप्त था। ठीक है, कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, भगवद गीता या कुमार संभव। तो जो अनुवादित है ये यूरोपीय भाषा में सबसे पहला तो अभिज्ञान शकुंतलम है। तो ये हमारे प्रश्न थे आज के, पढ़ लीजिए। उसके बाद अब आप लोग रिवीजन पे लग जाइए। जो पढ़ा है, जो इतना दिन में पढ़ाई किए हैं आप लोग, अब उसी का रिवीजन कर डालिए। 2-3-4 दिन का जो समय है, फिर 17 तारीख को जाइए अपना पेपर दीजिए। ऊपर वाले से मैं यही कहूँगा कि सबको 62,000 वैकेंसी जो है वो 62,000 बच्चों को मिले, इससे ज़्यादा तो मिलेगी नहीं। तो इतने बच्चों को